नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के दो बहुत ही अहम पड़ावों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी हाँ। 1857 का विद्रोह और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। बिल्कुल, ये दोनों ही घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने भारत की दिशा बदल दी। हाँ, और हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इनके कई पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। मतलब विद्रोह क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों दब गया। और फिर कांग्रेस कैसे बनी, उसकी क्या भूमिका रही। हमारे पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरह के स्रोत हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे जरूरी बातें सामने रख सकें। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इन घटनाओं की जो जटिलता है उसे थोड़ा समझें। विद्रोह के असली कारण क्या थे। हाँ, और ये जो बहस है कि क्या ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था या कुछ और, इस पर भी बात करेंगे। और फिर देखेंगे कि कांग्रेस का उदय कैसे हुआ, उसकी शुरुआती सोच क्या थी। हम सिर्फ घटनाओं को नहीं बल्कि अलग अलग नजरियों को भी देखेंगे। सही कहा। और देखिए, एक मजेदार बात से शुरू करते हैं। 1857 की घटना को ही कितने नामों से जाना जाता है ना। हाँ, सिपाही विद्रोह, महान विद्रोह, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। ये नामे दिखाते हैं कि इसको लेकर कितने अलग अलग मत हैं। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो 1857 का विद्रोह, जैसा आपने कहा, ये अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे सालों का, कह सकते हैं दशकों का गुस्सा और असंतोष जमा हो रहा था। हाँ, अगर राजनीतिक कारणों को देखें तो अंग्रेजों की वो विस्तारवादी नीतियां, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि याद है? बिल्कुल, सब्सिडरी अलायंस बिल्कुल। 1798 से शुरू हुई। हैदराबाद के निजाम पहले थे जिन्होंने साइन किया। इसने धीरे धीरे रियासतों को कंपनी पर निर्भर बना दिया। और फिर आई लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वो तो और भी सीधी थी। हाँ, मतलब अगर किसी शासक का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज्य गया सीधा अंग्रेजों के पास। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, लिस्ट लंबी है। और अवध का विलय तो उन्होंने कुशासन, मतलब मैल एडमिनिस्ट्रेशन का बहाना बनाकर किया था। हाँ, 1856 में। इससे जो शासक वर्ग था और आम लोग भी, उनमें भारी नाराजगी फैली। ये तो हुई राजनीतिक बात। आर्थिक मोर्चे पर क्या हालात थे, वो भी कुछ कम नहीं थे शायद। बिल्कुल, अंग्रेजों की नीतियों ने भारत का जो पारंपरिक आर्थिक ढांचा था उसे काफी नुकसान पहुंचाया। उनकी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थीं, हाँ, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। एग्जैक्टली, जमींदारी कॉर्नवालिस लाए 1793 में। रैयतवाड़ी मुनरो और रीड ने मद्रास, बॉम्बे में शुरू की, और महालवाड़ी बेंटिक के समय उत्तर पश्चिम भारत में। और इन सब का मकसद एक ही था, ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना। हाँ, चाहे फसल हो या ना हो, किसान तो पिस ही रहे थे। कई पुराने जमींदार भी अपनी जमीनें खो बैठे। पारंपरिक उद्योगों का क्या हुआ? वो भी चौपट हो गए। इंग्लैंड की मिलों में बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान यहाँ आने लगा तो यहाँ के कारीगरों का काम बंद हो गया। और ऊपर से अकाल भी तो पड़े थे। हाँ, 1770 से 1857 के बीच करीब 12 बड़े और कई छोटे अकाल पड़े। लाखों लोग मारे गए। ये वही चीज थी जिसे बाद में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा। धन की निकासी, मतलब भारत का पैसा इंग्लैंड जा रहा था। बिल्कुल, तो राजनीतिक और आर्थिक बेचैनी तो थी ही। इसके साथ सामाजिक और धार्मिक कारण भी जुड़े। हाँ, वो भी बहुत अहम थे। जैसे ईसाई मिशनरियों को 1813 के चार्टर एक्ट के बाद भारत में धर्म प्रचार की खुली छूट मिल गई। और धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाले कानून भी आए, जैसे वो रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। हाँ, 1850 या 56 का एक्ट। इसके तहत अगर कोई हिंदू धर्म बदलकर ईसाई बनता था तो भी उसे अपने पिता की संपत्ति में हक मिलता था। लोगों को लगा ये उनके धर्म पर सीधा हमला है। अंग्रेजों ने कुछ सुधार भी तो किए थे। सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह। जी हाँ, सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में बेंटिक ने किया, राजा राम मोहन रॉय की सिफारिश पर। विधवा पुनर्विवाह को डलहौजी ने 1856 में कानूनी मान्यता दी। ये कदम तो अच्छे थे। प्रगतिशील तो थे, लेकिन उस समय के रूढ़िवादी समाज के एक बड़े हिस्से को ये अपनी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं में जबरदस्ती का दखल लगा। अच्छा, और शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव आ रहे थे। हाँ, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा था। 1813 के चार्टर एक्ट में सालाना 1 लाख रुपए का प्रावधान था। फिर 1835 में मैकाले की सिफारिश पर बेंटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे भारतीय सुधारकों ने भी इसका समर्थन किया था। हाँ, किया था। लेकिन फारसी की जगह अंग्रेजी को 1837 में अदालतों की भाषा बना दिया गया और 1844 में सरकारी नौकरियों के लिए जरूरी कर दिया। इससे भी कई लोग, खासकर जो पारंपरिक शिक्षा से जुड़े थे, वो अलग थलग महसूस करने लगे। तो मतलब ये गुस्सा सिर्फ आम लोगों या शासकों तक ही सीमित नहीं था, सेना में भी दिक्कतें थीं। बहुत ज्यादा।
भारतीय सिपाही अंग्रेजी फौज की रीढ़ थे। संख्या देखें तो 1856 में करीब 2,38,000 भारतीय सैनिक थे, जबकि अंग्रेज सैनिक सिर्फ 45,000। फिर भी उनके साथ भेदभाव होता था। हाँ, बहुत ज्यादा। पहली बात तो वेतन कम था, दूसरा प्रमोशन के मौके बहुत कम थे, ज्यादा से ज्यादा सूबेदार बन सकते थे। उन्हें वो भत्ता भी अंग्रेजों के बराबर नहीं मिलता था। नहीं, डबल भत्ता नहीं मिलता था। और सबसे बड़ी बात थी नस्लीय भेदभाव। अंग्रेज अफसर भारतीयों को हीन समझते थे, उनसे बुरा बर्ताव करते थे। व्हाइट मैन्स बर्डन वाली सोच थी। यानी जमीन पूरी तरह तैयार थी, बस एक चिंगारी चाहिए थी। बिल्कुल। और वो चिंगारी बनी नई एनफील्ड राइफल और उसके कारतूस। हाँ, वो चर्बी वाले कारतूसों की कहानी। एग्जैक्टली। इन कारतूसों को राइफल में लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। और अफवाह फैली, जो शायद सच भी थी, कि इन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। ये तो हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बात थी। जाहिर है। और यहीं से फिर मंगल पांडे का जिक्र आता है। 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी। हाँ, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अपने अफसर पर गोली चला दी। उन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। और इसके बाद मेरठ में माहौल गर्मा गया। 10 मई 1857 को तीसरी नेटिव कैवलरी के 85 सिपाहियों को लंबी सजा सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने भी कारतूस इस्तेमाल करने से मना किया था। और इसी से विद्रोह भड़क उठा। हाँ, उसी शाम सिपाहियों ने बगावत कर दी, अपने साथियों को जेल से छुड़ाया, अंग्रेज अफसरों को मारा और दिल्ली चलो का नारा देकर दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने क्या किया? आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। जी। उन्होंने बूढ़े और शक्तिहीन हो चुके बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। हालांकि असली सैन्य कमान जनरल बख्त खान जैसे नेताओं के हाथ में थी। दिल्ली पर कब्जा एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। और फिर ये आग कहां-कहां फैली? कौन थे मुख्य नेता? दिल्ली के बाद ये तेजी से फैली। कानपुर में नाना साहेब, जो पेशवा बाजीराव टू के दत्तक पुत्र थे, और उनके साथी तात्या टोपे ने कमान संभाली। तात्या टोपे तो गुरिल्ला युद्ध के माहिर माने जाते थे। बिल्कुल। लखनऊ में अवध की बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जिनका असली नाम मणिकर्णिका था। हाँ, उन्होंने ह्यू रोज के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी। ग्वालियर पर भी तात्या टोपे के साथ कब्जा किया। बिहार में भी तो काफी जोर था विद्रोह का। हाँ, बिहार में आरा के जमींदार कुंवर सिंह, जो काफी बुजुर्ग थे, वो एक बड़े नेता बनकर उभरे। इनके अलावा फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में खान बहादुर खान, इलाहाबाद में लियाकत अली, मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह, हरियाणा में राव तुलाराम, बांदा में नवाब अली बहादुर, राजस्थान के औवा में कुशाल सिंह और यूपी में शाहमल जैसे कई स्थानीय नेता भी थे। तो मतलब ये काफी बड़े इलाके में फैल गया था। अवध, रुहेलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार, पूर्वी पंजाब के कुछ हिस्से। हाँ, इसका फैलाव काफी व्यापक था, खासकर उत्तर और मध्य भारत में। अंग्रेजों को अपना हेडक्वार्टर दिल्ली से इलाहाबाद शिफ्ट करना पड़ा था। इतना फैलने के बाद भी ये विद्रोह आखिरकार दबा दिया गया। इसकी क्या वजह रही? क्या कमजोरियां थीं? कई बड़ी कमजोरियां थीं। पहली बात, ये पूरे भारत में एक साथ नहीं फैला। दक्षिण भारत लगभग अछूता रहा और पूर्वी और पश्चिमी भारत के भी बड़े हिस्से शांत रहे, जैसे पंजाब, बंगाल। हाँ, ज्यादातर। दूसरी बड़ी कमजोरी थी कि समाज के सभी वर्गों का साथ नहीं मिला। कई बड़े जमींदार और खासकर जो नए पढ़े लिखे भारतीय थे, वो इससे अलग रहे। और कई रियासतें भी तो अंग्रेजों की वफादार रहीं। हाँ, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर, पटियाला, कश्मीर के शासक, नेपाल के राणा, इन सबने अंग्रेजों का साथ दिया। और संगठन और योजना की भी कमी थी शायद। बिल्कुल। विद्रोहियों के पास कोई केंद्रीय नेतृत्व या स्पष्ट योजना नहीं थी। तालमेल की भारी कमी थी। हथियार भी अंग्रेजों के मुकाबले पुराने और कम थे। पैसे की भी कमी थी। और आपने पहले कहा था संचार, अंग्रेजों के पास टेलीग्राफ था। हाँ, वो बहुत बड़ा फर्क था। वो तेजी से सूचनाएं भेज सकते थे और अपनी सेनाओं को कोऑर्डिनेट कर सकते थे। एक और बात उठती है, राष्ट्रवाद की भावना। क्या वो उस वक्त तक उतनी मजबूत थी? ये एक जटिल सवाल है। अपनी रियासत या अपने इलाके के प्रति वफादारी ज्यादा थी। एक अखिल भारतीय राष्ट्र की भावना जिसे हम आज समझते हैं, वो शायद अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। इसे प्रोटो नेशनलिज्म कह सकते हैं, मतलब राष्ट्रवाद का शुरुआती रूप। तो इन कमजोरियों का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। हाँ, उन्होंने पूरी शक्ति झोंक दी। दिल्ली पर सितंबर 1857 में जॉन निकोलसन के नेतृत्व में दोबारा कब्जा किया गया, हालांकि निकोलसन लड़ाई में मारा गया। और दूसरे केंद्रों पर?
लखनऊ, कानपुर, झांसी। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस मारे गए। फिर कॉलिन कैम्पबेल ने कब्जा किया। कानपुर में भी कैम्पबेल ने विद्रोह दबाया। झांसी में ह्यू रोज ने रानी लक्ष्मीबाई को हराया। और नेताओं का क्या हश्र हुआ? बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। नाना साहब और बेगम हजरत महल नेपाल भाग गए। तांत्या टोपे पकड़े गए और 1859 में उन्हें फांसी दे दी गई। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। कुंवर सिंह भी लड़ते हुए मारे गए। तो 1859 के अंत तक विद्रोह पूरी तरह कुचल दिया गया। हाँ, ब्रिटिश सत्ता फिर से पूरी तरह स्थापित हो गई। इस पूरे विद्रोह का सबसे बड़ा और दूरगामी परिणाम क्या हुआ? सबसे बड़ा परिणाम था भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। यानी सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। बिल्कुल। महारानी विक्टोरिया ने भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। इसके लिए 1858 में एक एक्ट पास किया गया, जिसे एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया कहा गया। इसमें कुछ वादे भी किए गए थे। हाँ, महारानी की घोषणा में कहा गया कि अब भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, हड़प नीति खत्म की जाती है और कानून के सामने सबको बराबर माना जाएगा। देसी रियासतों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। गवर्नर जनरल का पद भी बदल गया। हाँ, गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय कहा जाने लगा, जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि होता था। साथ ही लंदन में एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक इंडिया काउंसिल होती थी। लेकिन इस भारत सचिव और उसके दफ्तर का खर्चा कौन उठाता था? यही तो बात थी। इसका सारा खर्च भारत के राजस्व से ही दिया जाता था। यह भी ड्रेन ऑफ वेल्थ का ही एक हिस्सा था। सेना में भी बदलाव किए गए होंगे। हाँ, सेना का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन हुआ। भारतीय सैनिकों की संख्या कम करके यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, खासकर तोपखाने जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर। ऐसा इसलिए किया गया ताकि भविष्य में इस तरह का विद्रोह न हो सके। और मजबूत हो गया। हाँ, नियंत्रण का स्वरूप बदला, लेकिन पकड़ और मजबूत हुई। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर कि इस विद्रोह की प्रकृति क्या थी। इस पर बहुत अलग-अलग मत हैं। बिल्कुल। जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में बेंजामिन डिज़रायली ने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, वहीं वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। दूसरी तरफ सर जॉन लॉरेंस जैसे अंग्रेज अधिकारी इसे महज एक सिपाही विद्रोह मानते थे। हाँ, और टी.आर. होम्स ने तो इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष कह दिया। जवाहरलाल नेहरू का क्या विचार था? नेहरू इसे मुख्य रूप से सामंती प्रमुखों के नेतृत्व में एक सामंती विस्फोट मानते थे, जिसका चरित्र प्रगतिशील नहीं था। आर.सी. मजूमदार का नजरिया तो काफी अलग था। हाँ, मजूमदार का कहना था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन एस.एन. सेन का विश्लेषण थोड़ा अलग था। हाँ, एस.एन. सेन ने कहा कि जो धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये शायद एक ज्यादा संतुलित नजरिया है। तो क्या कहा जा सकता है, ये क्या था असल में? देखिए, ये शायद इन सब का मिश्रण था। शुरुआत सिपाहियों के विद्रोह से हुई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जल्दी ही इसमें वो शासक, जमींदार शामिल हो गए जिनकी सत्ता अंग्रेजों ने छीनी थी। और आम लोगों की भागीदारी? कई जगहों पर, जैसे अवध में, आम किसानों और लोगों ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। तो इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहना नाकाफी है। लेकिन हाँ, पूरे देश में ना फैल पाने और एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य की कमी के कारण इसे पूरी तरह राष्ट्रीय कहना भी मुश्किल है। ये एक जटिल घटना थी जिसके कई रंग थे। सर सैयद अहमद खान ने भी अपनी किताब असबाब बगावत हिंद में इसके कारणों का विश्लेषण किया था। तो 1857 का ये दौर खत्म हुआ और फिर लगभग 3 दशक बाद एक नए तरह के राजनीतिक मंच का उदय हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या 1857 की घटनाओं का इस पर कोई असर था? बिल्कुल था। 1857 की विफलता ने, खासकर जिस तरह उसे कुचला गया, उसने शायद पढ़े लिखे भारतीयों के एक वर्ग को सोचने पर मजबूर किया। उन्हें लगा कि हथियारबंद विद्रोह शायद रास्ता नहीं है। तो फिर रास्ता क्या था? उन्हें लगा कि अपनी बात अंग्रेज सरकार तक पहुंचाने, सुधारों की मांग करने के लिए एक संगठित, संवैधानिक तरीके से काम करने वाले अखिल भारतीय मंच की जरूरत है। इसी सोच ने कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार की। तो कांग्रेस की स्थापना कब और कैसे हुई? इसमें ए.ओ. ह्यूम की क्या भूमिका थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई। ए.ओ. ह्यूम, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, इसके मुख्य संस्थापकों में से एक थे। पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था? हाँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। पहले ये पुणे में होना था, लेकिन वहां हैजा फैल गया था। इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी,
योमेश चंद्र बनर्जी, और इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ह्यूम की भूमिका को लेकर वो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का जिक्र आता है अक्सर। हाँ, ये सिद्धांत लाला लाजपत राय जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने दिया था। उनका मानना था कि ह्यूम ने डफरिन के इशारे पर कांग्रेस इसलिए बनवाई ताकि भारतीयों का जो बढ़ता हुआ असंतोष है वो हिंसा का रूप ना ले, बल्कि एक कांग्रेस के मंच से एक सेफ्टी वॉल्व की तरह बाहर निकल जाए। और एक लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी भी है। हाँ, ये गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं का मानना था कि शुरुआती भारतीय नेताओं ने ह्यूम का इस्तेमाल एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह किया। मतलब एक अंग्रेज को आगे रखकर वो ब्रिटिश सरकार के शुरुआती शक और दमन से बच सके। और आरपी दत्त जैसे मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इसे एक षड्यंत्र सिद्धांत के तौर पे देखा। जी, सच शायद इन सब के बीच में कहीं हो, लेकिन ये तय है कि ह्यूम ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि बाद में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को फैक्ट्री ऑफ सेडिशन यानी राजद्रोह का कारखाना भी कहा था। क्या कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन था? इससे पहले भी तो कुछ संस्थाएं बनी थीं। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस पहला नहीं था। उससे पहले कई क्षेत्रीय संगठन बन चुके थे, जैसे 1830 के दशक में कलकत्ता में लैंड होल्डर सोसाइटी, फिर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी। हाँ, 1866 में, और कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनाई, जो काफी सक्रिय थी। पुणे में पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास में मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये सब कांग्रेस के पहले या उसके आसपास ही बने थे। तो कांग्रेस की खास बात क्या थी? कांग्रेस की खास बात यह थी कि इसका उद्देश्य शुरू से ही एक अखिल भारतीय मंच बनना था, जो देश के अलग अलग हिस्सों के नेताओं और शिक्षित वर्ग को एक साथ लाए। ये ज्यादा व्यापक थी। कांग्रेस के शुरुआती साल कैसे थे? कौन से अधिवेशन महत्वपूर्ण रहे? शुरुआती दौर, जिसे उदारवादी या नरम दल का दौर कहते हैं, उसमें कांग्रेस का जोर याचिकाओं, ज्ञापनों और प्रतिनिधि मंडलों के जरिए ब्रिटिश सरकार से सुधारों की मांग करना था। पहले कुछ अधिवेशन तो इसी दिशा में थे। हाँ, 1885 बॉम्बे में स्थापना हुई। डब्ल्यूसी बनर्जी अध्यक्ष थे। 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। वो 3 बार अध्यक्ष रहे। 1887 मद्रास अधिवेशन भी महत्वपूर्ण था। हाँ, क्योंकि उसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। और अगले ही साल 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल पहले ब्रिटिश अध्यक्ष बने। ये कांग्रेस के समावेशी चरित्र को दिखाने की कोशिश थी। बिल्कुल, वो ये संदेश देना चाहते थे कि किसी एक धर्म या प्रांत का संगठन नहीं है। फिर धीरे धीरे कांग्रेस का रुख बदला होगा, मांगे ज्यादा मुखर हुई होंगी। हाँ, समय के साथ बदलाव आया। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। जी हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम। फिर 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखे, हालांकि तब वो दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय थे। 1905 का बनारस अधिवेशन, वो बहुत महत्वपूर्ण था। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन के विरोध में चल रहे स्वदेशी आंदोलन को इसी अधिवेशन में औपचारिक रूप से अपनाया गया। और 1906 कलकत्ता अधिवेशन, वो भी एक मील का पत्थर था। दादा भाई नौरोजी फिर अध्यक्ष बने और इसमें 4 बड़े प्रस्ताव पास हुए: स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। स्वराज शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस के मंच से पहली बार हुआ। लेकिन अगले ही साल 1907 में सूरत में फूट पड़ गई। हाँ, ये कांग्रेस के इतिहास का एक अहम मोड़ था। सूरत अधिवेशन में नरम दल, मॉडरेट्स और गरम दल एक्सट्रीमिस्ट के बीच मतभेद इतने बढ़ गए कि कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ गई। रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। नरम दल और गरम दल में मुख्य अंतर क्या था? नरम दल के नेता जैसे गोखले, फिरोज मेहता, वो संवैधानिक दायरे में रहकर धीरे धीरे सुधार चाहते थे, जबकि गरम दल के नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल कहा जाता था, वो ज्यादा सक्रिय प्रतिरोध, बहिष्कार और स्वराज के लिए दबाव बनाने के पक्ष में थे। ये फूट कब तक चली? ये फूट कई साल चली। दोनों दल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाकर फिर से एक हुए। लखनऊ अधिवेशन तो एक और चीज के लिए मशहूर है, लखनऊ पैक्ट। हाँ, अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुए इस अधिवेशन में न सिर्फ कांग्रेस के दोनों धड़े एक हुए, बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता भी हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं।
इसमें दोनों ने मिलकर सरकार से संवैधानिक सुधारों की मांग करने का फैसला किया। हालांकि इसमें कांग्रेस ने लीग की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग मान ली थी, जिसकी बाद में आलोचना भी हुई। हाँ, ये एक विवादास्पद पहलू था। कुछ और महत्वपूर्ण अधिवेशन बताएंगे? जरूर। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी। हाँ, कलकत्ता में एनी बेसेंट, वो आयरिश थीं। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी। और गांधी जी अध्यक्ष कब बने? गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस अध्यक्ष बने, 1924 में बेलगाम अधिवेशन में। 1929 का लाहौर अधिवेशन तो बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है। बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया और ये तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 1931 का कराची अधिवेशन? सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। इसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए। सुभाष चंद्र बोस भी अध्यक्ष रहे? हाँ, 1938 में हरिपुरा में और फिर 1939 में त्रिपुरी में भी वो चुने गए थे, लेकिन गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था? वो 1937 का फैजापुर अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष नेहरू थे। स्वतंत्रता से ठीक पहले का अधिवेशन 1946 में मेरठ में अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। एक घटना का जिक्र और करना जरूरी है, इल्बर्ट बिल विवाद। इसका कांग्रेस के बनने से क्या ताल्लुक था? इल्बर्ट बिल विवाद 1884 का है, कांग्रेस की स्थापना से ठीक एक साल पहले। वाइसराय लॉर्ड रिपन के समय ये बिल सर कर्टनी इल्बर्ट ने तैयार किया था। इसमें था क्या? इसमें भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों यानी अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव था। अभी तक ऐसा नहीं था। तो इसका विरोध हुआ? जबरदस्त विरोध हुआ। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसे अपनी नस्लीय श्रेष्ठता पर हमला माना और इतना हंगामा किया कि सरकार को झुकना पड़ा। बिल को संशोधित करके उसके प्रावधानों को काफी कमजोर कर दिया गया। इसका भारतीयों पर क्या असर पड़ा? इस घटना ने पढ़े लिखे भारतीयों की आंखें खोल दी। उन्हें साफ दिख गया कि समानता का दावा खोखला है और अंग्रेज नस्ली भेदभाव छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्हें लगा कि अगर अपने हक लेने हैं तो संगठित होना पड़ेगा। तो इसने कांग्रेस जैसी अखिल भारतीय संस्था की जरूरत को और मजबूत किया। हाँ, कह सकते हैं कि इल्बर्ट बिल विवाद ने कांग्रेस के गठन के लिए माहौल बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। तो आज हमने ये देखा कि कैसे 1857 का विद्रोह, जो कई कारणों से शुरू हुआ और जिसका स्वरूप भी जटिल था, वो भले ही असफल रहा, लेकिन उसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। हाँ, उसने कंपनी राज का अंत किया और ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों पर सोचने को मजबूर किया। हालांकि उसका दमन भी बहुत क्रूरता से किया गया। और फिर उसी पृष्ठभूमि में पिछले अनुभवों से सीखते हुए एक नए तरह के राजनीतिक आंदोलन ने जन्म लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में। बिल्कुल, जिसने शुरुआत तो उदारवादी मांगों से की, लेकिन धीरे धीरे वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की केंद्रीय शक्ति बन गई, जिसने अलग अलग धाराओं को समेटते हुए आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। तो जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न, 1857 का वो हिंसक विद्रोह और उसकी विफलता, और फिर लगभग 30 साल बाद कांग्रेस की अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण संवैधानिक शुरुआत, क्या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई गहरा संबंध है? हाँ, मतलब क्या 1857 के अनुभव ने, उसकी हार ने बाद के राष्ट्रवादी आंदोलन की रणनीति और स्वरूप को प्रभावित किया? क्या नेताओं ने जानबूझकर एक अलग रास्ता चुना? ये सोचने वाली बात है कि कैसे इतिहास की एक बड़ी हिंसक घटना के बाद एक संगठित और ज्यादातर अहिंसक राजनीतिक मंच का निर्माण हुआ और उसने भारत की आजादी की दिशा कैसे तय की। इस पर जरूर सोचिएगा।